हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन केएफसी और मैकडोनल्ड्स के बीच में। केएफसी जिसका हिस्टोरिकल पुराना नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। इसका मतलब क्या हुआ, इस नेम का थोड़ा सा समझते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है, इंडिया में इमरजेंस में प्रॉब्लम आई थी इसी नाम की वजह से और इसके वर्क की वजह से, समझते हैं अब। तो सबसे पहले केंटकी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है और ये जब इंडिया में आया था तो प्रॉब्लम ऐसे हुई थी कि इंडिया में आने के बाद इसको, ये जो था ये प्योरली नॉनवेज पे डील करता था। इसके जितने भी प्रोडक्ट होते थे सब नॉनवेज होते थे और इंडिया पे आप केवल एक नॉनवेज प्रोडक्ट ला करके हर जगह फ्रेंचाइजी मॉडल खोल के नहीं चला सकते। तो इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया और इनको एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडिया से ही मिला था, क्योंकि इसके पहले इंडिया के इस केएफसी के ज़्यादातर स्टोर्स चाइना में थे। वहाँ पर तो नॉनवेज में कुछ नहीं था, नॉनवेज एक पर्टिकुलर प्राइमरली फूड की तरीके देखा जाता था, बट इंडिया में ऐसा नहीं था। तो इसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और दोबारा से इंडिया में आए और फिर प्रॉफिटेबल हुए। पहले ये लोग बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल थे पूरी तरीके। अब अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और की नेम्स जो इसके पीछे हैं उसको समझें तो 1952 में पॉपुलराइज्ड चिकन ब्रांड हुई थी। ये फ्राइड चिकन ब्रांड थी जो चिकन में डील करती थी। 1952 में ये प्राइमरली पॉपुलर होना चालू हो गया। अब द कंपनी रैपिड एक्सपेंशन मेड इट टू लार्ज फॉर सेंडर्स टू मैनेज। इसका एक्सपेंशन, इन्होंने स्टार्टिंग में एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अपनाई कि एक्सपेंड करते रहो, जिससे इनको हैंडल्स करने में, ऑपरेशंस हैंडल्स करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अब 1970s और 80s की बात करें तो इनको 90% एरियाज़ में सक्सेस मिल रही थी, लेकिन 10% एरियाज़ ऐसे भी थे जिनमें बहुत बेकार रिजल्ट आ रहा था। एक तरीके से ड्रॉबैक नहीं है, सही आ रहे थे। फिर भी इन्होंने अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी चालू रखी। अब इसके बाद जो उस टाइम का एक वन ऑफ द बिगेस्ट मर्जर भी कहते हैं जिसको, 1997 में इन्होंने पेप्सिको के साथ मर्जर कर लिया, 1997 में। इसके बाद एक्सपेंशन में इनको इजी हुई जगह जगह पे। पेप्सिको ने इनके साथ मर्जर क्यों किया, क्योंकि वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स इनके पर्टिकुलर स्टोर्स में रखना चाहते थे, कि जो इनके केएफसी के स्टोर्स होते थे, डार्क स्टोर्स होते थे, उसमें पेप्सी के प्रोडक्ट रखने चाहते थे। पेप्सिको के जो रिलेटेड प्रोडक्ट या जिसकी पेरेंट कंपनी पेप्सिको थी उससे रिलेटेड, जिनसे इनको सेल्स में, पेप्सिको को सेल्स में बूस्ट मिले और केएफसी को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मिले एक्सपेंड करने के लिए, एक बड़ा ब्रांड मिले। अब अभी की बात करें तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपेंड कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किए हैं चाइना में, जहाँ पर सोल हैंडेडली केवल चाइना में 18,875 आउटलेट्स हैं 118 कंट्रीज़ में। अब इसके अलावा अलोन चाइना की बात करें तो 4,563, समझ रहे हैं, 1/3 इनका बिज़नेस चाइना से ही होता है। अब पेप्सिको से इन्होंने मर्जर किया, जिसका फ़ायदा क्या मिला, इनके जो और मेजरली जो बिजनेसेस थे सच एज़ पिज़्ज़ा हट, पेप्सिको का, टाको बेल, इन सब जगह पे एक ब्रांड रिकॉग्निशन मिलना चालू हो गया केएफसी को। अभी तक केएफसी को एक लोकल ब्रांड की तरीके देखा जा रहा था, लेकिन पेप्सिको के मर्जर के बाद एक पर्टिकुलर वो मिल गया इनको, ब्रांड इमेज इनकी सुधर गई। अगर इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो कस्टमर सेगमेंटेशन इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया। टीनेजर्स को टारगेट किया। टीनेजर्स को टारगेट करने का मतलब ये है कि फ्लेवर्स लॉन्च किए। जो टीनेजर है वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर पे नहीं टिका रह सकता, मतलब वेरी करता है फ्लेवर्स टू फ्लेवर्स। जैसे सेम ड्रिंक की बात करें तो सेम कोला ड्रिंक में कुछ को कोक पसंद है, कुछ को थम्स अप पसंद है। खैर, टॉपिक से डाइवर्ट ना होते हुए टीनेजर्स में इन्होंने फ्लेवर्स लॉन्च किए, जिससे जो जिस टाइप का फ्लेवर्स, कुछ को ज़्यादा क्रिस्पी, कुछ को ज़्यादा क्रंची, इस तरीके से इनको हेल्प मिली टीनेजर्स को टारगेट करने में। फैमिली फ्रेंडली मील्स लॉन्च किए। जिसको ना पता हो, केएफसी वन ऑफ द फर्स्ट रेस्टोरेंट्स फ्रेंचाइजी, डार्क वेब स्टोर फ्रेंचाइजी था कि जिसने मील्स लॉन्च किए, पर्टिकुलर मील्स लॉन्च किए, फैमिली मील्स, जिनकी फैमिली में 4 लोग हैं उनके लिए पर्टिकुलर मील, 3 लोगों के लिए पर्टिकुलर मील। यंग एडल्ट्स को टारगेट करने के लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट्स निकाले, कि कुछ इनके ऐसे होंगे प्रोडक्ट जो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी होंगे। जैसे कोई अगर 10 रुपये पे कर रहा है तो उसको ये नहीं लगेगा कि चीज़ तो 8 रुपये की है। बजट कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए वैल्यू ड्राइवन ऑप्शंस निकाले। तो ये तो था पूरा केएफसी के बारे में, एक बेसिक नॉलेज थी केएफसी के बारे में। एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक सेपरेट वीडियो एक टॉपिक पे चाहते हैं या इसी तरीके से थोड़ा कंपैरिजन फॉर्म में कंटिन्यू रखें। चलिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैकडोनल्ड्स पे आते हैं। मैकडोनल्ड्स क्या है? मैकडोनल्ड्स एक फ़ास्ट फूड चेन, जैसे केएफसी वैसे मैकडोनल्ड्स ग्रो होना चालू हो गया था 1940s में। मैकडोनल्ड्स पहले आया था केएफसी से। इसके किन फैक्टर्स की बात करें तो ये भी रेस्टोरेंट चेन है। जो मैकडोनल्ड्स एक ऐसा है जो ज़्यादातर प्रॉफिटेबली जनरेट किया है।
इसके बर्गर्स, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए उस टाइम पे। केएफसी अपना चिकन पे फोकस कर रहा था, मैकडॉनल्ड्स ने प्राइमरली बर्गर मार्केट इस्टेब्लिश करनी चालू कर दी कि बर्गर तो हमारा ही नंबर 1 पे रहेगा। ऐसा नहीं, मैकडॉनल्ड्स भी नॉनवेज में डील करता है, लेकिन उन्होंने अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया जिससे उनको एक बर्गर में ही एक पर्टिकुलर ब्रांड रिकॉग्निशन मिले। अब ये 2 ब्रदर्स का था बिज़नेस, जिनका नाम अगर बताऊँ तो गोल्डन आर्चेस और रॉक रे। इन्होंने इस छोटे से बिज़नेस को, एक छोटे से मॉडल को एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई और चालू कर दिया एक्सपेंशन। 1960s में जो इतना अर्ली टाइम था वेंडर्स के लिए, इन्होंने 56 मिलियन का एनुअली प्रॉफिट जनरेट चालू कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि जब एक कंट्री में इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो हम भी एक्सपेंड करके देखते हैं, तो इन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंड किया, रैपिड एक्सपेंशन नहीं किया, धीरे धीरे एक्सपेंशन किया। 1950s में इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद भी 1960s में सॉरी, उसके बाद भी इन्होंने 1970s में अपना पहला नॉर्थन अमेरिका में पहला अपना वो ओपन किया फ्रेंचाइजी मॉडल। 1971 में यूरोप गए 20 साल प्रॉफिट के बाद। 1971 में यूरोप गए, फिर एशिया आए, टोक्यो गए, सब जगह गए, वेस्ट जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज़ गए, क्या इसमें डिस्कशन। अब इसके बाद 8 मार्च को क्या हुआ कि 8 मार्च 22 की बात करते हैं, इन्होंने केएफसी जो है वो अपना मॉडल रन करता जा रहा है, थोड़ा जो प्रॉफिटेबल ही है उनको भी, जो नहीं है उनको भी। इन्होंने अपने टोटल 850 आउटलेट्स बंद किए रशिया में। किस वजह से? इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वहाँ से प्रॉफिट नहीं जनरेट होने लगा, जबकि रशिया तो नॉनवेज कंट्री है पूरी तरीके से। तो उसके बाद भी इन्होंने उस चीज़ को समझा और रशिया में अपने ऑपरेशंस बंद किए। अगर केएफसी के हिसाब से बात करें, टॉप 10 कंट्रीज़ जिसमें केएफसी के सबसे ज़्यादा आउटलेट्स हैं, उसकी बात करें तो कंट्रीज़ में तो बोट्सवाना 16 आउटलेट्स, इजिप्ट 136 और चाइना का तो पहले ही बता चुके हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो थाउजेंथ में डील करता है। अभी सबसे लेटेस्ट जो ये लोग आए हैं, इमर्ज हुए हैं, ये लोग किस कंट्री में हुए हैं? अगर उस कंट्री की बात करें तो एंजोला, ब्लू नागा में है एंजोला कंट्री, जिनको नहीं पता है उनके लिए नया नाम होगा काफ़ी। अब इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं। अब एक का तो मैंने बर्गर बताया, एक का वो बताया, तो एक दूसरे के कंपटीटर्स कैसे हैं। वीडियो बनाने का एक पर्टिकुलर रीज़न इसमें यह भी है कि केएफसी अब अपने एक्सपेंशन पर थोड़ा सा स्लो हुआ है, और मैकडॉनल्ड्स अपने जो, ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग 5 to 6 मंथ्स में जो मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स आपको दिख रहे हैं जहाँ भीड़ नहीं लगती वो बंद हो जाएं, तो मैकडॉनल्ड्स अपने जो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहे हैं आउटलेट्स उनको बंद करने में ज़्यादा फोकस कर रहा है, और केएफसी अभी एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रहा है। केएफसी की स्टोरी जैसे हम लोगों ने डिस्कस की, उन्होंने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में चेंज किया, सेगमेंटिंग मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहा है केएफसी। अगर इंडिया एंट्रेंस की बात करें तो केएफसी इंडिया में इंटर हुआ था 1990s के बाद से। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो यूथ को टारगेट करने के लिए, जैसा बताया, यूथ को बहुत अच्छा टारगेट करते हैं ये लोग। यूथ को टारगेट करने के लिए ये लोग लाए इस टाइम के द राइजिंग स्टार पावर हाउस अल्लू अर्जुन को, जिनकी पुष्पा 2 हिट होने के बाद उन्हें वो लाए थे। तो ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि एक हिट हीरो को लाना चाहते थे, ना कि एक फ्लॉप हीरो को। ऑन दी अदर साइड मैकडॉनल्ड्स ने भी यूथ को टारगेट करने के लिए किसी ओल्ड सेंसेशन को ना ला के यूथ के फेवरेट्स भूल भुलैया 2-3 के लॉन्च होने के बाद से जो सुपर हिट स्टार इस समय थे, ट्रेंड में रहते थे, कार्तिक आर्यन, उनको लाए, ना कि किसी ऐसे को जो थोड़ा सा ओल्ड हो गया। और दोनों का इमर्जेंस समझिए कि वो 1990s के बाद आया, यानी 1990 और 91 के बीच में। और अदर साइड मैकडॉनल्ड्स 1996 के, यानी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल पर्टिकुलरली बात करें तो 5 to 6 ईयर्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। दैट्स वाई बोथ ऑफ देम आर वेरी वेल कॉम्पिटिटर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज़ वीडियो। काइंडली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं और वीडियो में किस टाइप का कंटेंट चाहिए ये बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।